एक तरफ वो नेता जिसने भारत को दुनिया में एक नई पहचान दी और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने का दावा किया। एक ऐसा नायक जिसने देश की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान दिलाया और विकास का नया पैमाना तय किया। दूसरी तरफ उन्हीं पर देश को बांटने, लोकतंत्र को कमजोर करने और एक तानाशाह की तरह सरकार चलाने के संगीन आरोप लगते हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी का पूरा सच क्या है? वो एक विकास पुरुष है या एक विभाजक? एक चाय बेचने वाले से लेकर भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये है नरेंद्र मोदी की कहानी। आज हम उनके उदय, उनकी उपलब्धियों और उन पर लगे आरोपों के हर पहलुओं को खंगालेंगे। सच और झूठ के बीच की धुंधली लकीर को पार करके हम उस हकीकत तक पहुंचेंगे जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। मेरे साथ इस सफर में बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्र मोहन और आज हम एक नई कहानी के साथ आपके साथ जुड़े हैं। तो कहानी शुरू होती है 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर से। दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी के घर उनकी 6 संतानों में से तीसरी संतान का जन्म हुआ। नाम रखा गया नरेंद्र। परिवार मोद घांची समुदाय से था, जिसे आज भारत सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में वर्गीकृत किया है। नरेंद्र मोदी का बचपन संघर्षों में बीता। परिवार एक छोटे से घर में रहता था। उनके पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। प्रचलित कहानियों के अनुसार बालक नरेंद्र भी अपने पिता का हाथ बांटने के लिए रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। कौन जानता था कि ट्रेनों में चाय चाय की आवाज लगाने वाला ये लड़का एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान संभालेगा। कुछ वृत्तांतों में यह भी कहा जाता है कि उनकी मां परिवार चलाने में मदद करने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी। गरीबी उनके हौसलों को रोक नहीं पाई। वडनगर के स्थानीय स्कूल में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। वे पढ़ने में एक औसत छात्र थे, लेकिन वाद विवाद और नाटकों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। कहा जाता है कि वो घंटे लाइब्रेरी में बैठकर स्वामी विवेकानंद को पढ़ते थे। विवेकानंद के विचारों का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने कम उम्र में ही अध्यात्म की ओर जाने का मन बना लिया। उनके जीवन की कहानियों में यह भी जिक्र आता है कि वो सेना में शामिल होना चाहते थे और सैनिक स्कूल में दाखिले की कोशिश भी की, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण ये संभव नहीं हो पाया। 1965 के भारत युद्ध के दौरान सैनिकों को स्टेशन पर स्वेच्छा से चाय पिलाने के किस्से भी उनके शुरुआती जीवन का हिस्सा बताए जाते हैं। देश सेवा का जज्बा तो था, बस उसे अपनी राह तलाशनी थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में, जब ज्यादातर लड़के अपने भविष्य के सपने बुन रहे होते हैं, नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया। ये कोई बगावत नहीं थी, बल्कि खुद को और सत्य को जानने की एक यात्रा थी। उन्होंने अगले लगभग 2 साल भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए बिताए। इस दौरान वे हिमालय के आश्रमों, पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में गए। ये यात्रा उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। इसने उन्हें भारत की विविधता और उसकी जमीनी हकीकत से सीधे रूबरू करवाया। उन्होंने साधु संत के साथ समय बिताया, जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश की और एक कठोर अनुशासन भरी जिंदगी जी। ये वही दौर था जिसने उनके अंदर आत्म अनुशासन और मजबूत इरादों की नींव रखी, जो बाद में उनके राजनीतिक जीवन में साफ दिखाई दी। इस आध्यात्मिक खोज के बाद वे गुजरात वापस लौटे और अहमदाबाद आ गए। यहीं से उनके जीवन का वो अध्याय शुरू हुआ जो उन्हें राजनीति की दुनिया में ले जाने वाला था। 1971 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। आरएसएस एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जिसकी विचारधारा ने मोदी के जीवन और राजनीति को एक गहरा आकार दिया। यहाँ उन्होंने निस्वार्थ सेवा, समर्पण और राष्ट्रभक्ति के विचारों को अपनाया। एक प्रचारक के तौर पर उनका जीवन बेहद सादा था। वे स्कूटर पर घूमते, संघ के दफ्तर की सफाई करते, अपने कपड़े खुद धोते और वरिष्ठ नेताओं के लिए चाय बनाते। यह उनके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा था, जहां वे संगठन चलाने का हुनर, रणनीति और विचारधारा की बारीकियां सीख रहे थे। 1975 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया, तो आरएसएस जैसे कई संगठन पर पाबंदी लगा दी गई। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने अंडरग्राउंड रहकर काम किया। उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ गुप्त रूप से पर्चे बांटे और आंदोलनों को संगठित करने में मदद की। यह उनके राजनीतिक जीवन का पहला बड़ा संघर्ष था, जिसने उनके अंदर के रणनीतिकार को निखारा।
आपातकाल खत्म होने के बाद संघ ने अपने इस होनहार प्रचारक को एक नई भूमिका देने का फैसला किया। 1985 में आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में भेज दिया। यह उनके औपचारिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत। उन्होंने संगठन में जमीनी स्तर से काम शुरू किया और अपनी मेहनत और रणनीतिक कौशल से जल्द ही पार्टी के बड़े नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। 1987 में अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत का श्रेय मोदी की रणनीति को दिया गया। इसके बाद पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता गया। उन्हें गुजरात बीजेपी का संगठन महासचिव बनाया गया। उन्होंने पूरे राज्य में पार्टी के कैडर को मजबूत किया। लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा, मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एकता यात्रा जैसे बड़े आयोजनों में उन्हें एक कुशल रणनीतिकार की भूमिका निभाई। उनके काम का इनाम उन्हें जल्द ही मिला। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाकर दिल्ली में भेज दिया गया, जहां उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी का काम संभाला। 1998 में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव जैसा अहम पद मिला, लेकिन किस्मत उन्हें वापस गुजरात ले जाने वाली थी। 2001 में गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के काम पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ा दांव खेला। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी को सीधे गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि उन्होंने तब तक विधानसभा का एक भी चुनाव नहीं लड़ा था। मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने अपने एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत की और विकास को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की, जिसने राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश किया। उनके नेतृत्व में गुजरात ने बिजली, सड़क और पानी जैसे क्षेत्रों में काफी प्रगति की। गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की चर्चा पूरे देश में होने लगी। इसने मोदी को एक विकास पुरुष की छवि दी। ज्योतिग्राम योजना के जरिए गुजरात के हर गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचाना एक क्रांतिकारी कदम माना गया। वो लगातार 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और हर चुनाव में पहले से ज्यादा बहुमत से जीते। उनकी लोकप्रियता गुजरात की सीमाओं को लांघकर पूरे देश में फैल रही थी। लेकिन उनके राजनीतिक करियर का यह चमकता अध्याय एक काले धब्बे के बिना पूरा नहीं होता। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का सबसे विवादास्पद अध्याय उनके मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीने बाद ही शुरू हो गया। 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की S6 बोगी में आग लगा दी गई, जिसमें अयोध्या से लौट रहे 59 कार सेवक जिंदा जल गए। इस भयानक घटना ने पूरे गुजरात को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंक दिया। अगले कुछ हफ्तों तक गुजरात जलता रहा। राज्य भर में हुए दंगों में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। हजारों घर और दुकानें जला दी गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर इन दंगों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने और यहां तक कि दंगाइयों को मौन समर्थन देने के गंभीर आरोप लगे। आलोचकों ने कहा कि उनकी सरकार और पुलिस ने हिंसा रोकने में जानबूझकर देरी की। इन आरोपों ने मोदी की छवि पर एक ऐसा दाग लगाया जिसे मिटाने की कोशिश आज भी जारी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उनकी सरकार की तीखी आलोचना की। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी गुजरात का दौरा कर मोदी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी। अमेरिका ने 2005 में एक विशेष कानून के तहत उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया, जो लगभग 1 दशक तक प्रभावी रहा। इन आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया। SIT ने सालों तक जांच की और 2012 में मोदी को सीधे तौर पर किसी भी साजिश में शामिल होने के सबूत न मिलने के आधार पर क्लीन चिट दे दी। बाद में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जकिया जाफरी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें SIT की क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी। हालांकि इन कानूनी क्लीन चिट के बावजूद नैतिक और राजनीतिक सवाल बने रहे। आलोचक आज भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री होने के नाते राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अंतिम जिम्मेदारी उनकी थी, जिसमें वो बुरी तरह विफल रहे। वहीं मोदी और उनके समर्थक इसे उनकी छवि खराब करने की एक राजनीतिक साजिश बताते हैं। 2002 के दंगे एक ऐसी त्रासदी है जो हमेशा उनकी विरासत का हिस्सा रही। एक तरफ कानूनी रूप से बेदाग तो दूसरी तरफ नैतिक सवालों के घेरे में। गुजरात दंगों के आरोप के बावजूद गुजरात मॉडल पर सवार होकर मोदी की लोकप्रियता बढ़ती रही। 2012 में गुजरात में चुनावी हैट्रिक लगाने के बाद ये लगभग तय हो गया था कि 2014 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। सितंबर 2013 में उन्हें आधिकारिक तौर पर PM उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इसके बाद भारतीय राजनीति ने एक ऐसा चुनाव अभियान देखा जैसा पहले कभी नहीं हुआ।
मोदी ने विकास, अच्छे दिन और मजबूत नेतृत्व को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया। उन्होंने तत्कालीन यूपीए सरकार पर घोटालों को लेकर जोरदार हमले किए। चाय पर चर्चा जैसे कार्यक्रमों से उन्होंने अपना आम आदमी की छवि को भुनाया। सोशल मीडिया का जिस पैमाने पर उन्होंने इस्तेमाल किया वो भारतीय राजनीति में बिल्कुल नया था। देश भर में मोदी लहर चल पड़ी। नतीजा जब आया तो ये ऐतिहासिक था। 16 मई 2014 को बीजेपी ने अकेले 282 सीटें जीती, जो 1984 के बाद किसी एक पार्टी को मिला पहला पूर्ण बहुमत था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वडनगर के रेलवे स्टेशन का वो लड़का अब दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में था। यह भारतीय लोकतंत्र की एक असाधारण कहानी थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने एक के बाद एक नई बड़ी योजनाएं और सुधार लागू किए। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014। इस योजना के तहत करोड़ों गरीबों के जीरो बैलेंस बैंक खाते खोले गए ताकि सरकारी मदद सीधे उन तक पहुंच सके। स्वच्छ भारत अभियान 2014। ये स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाने की एक बड़ी कोशिश थी, जिसके तहत करोड़ों शौचालय का निर्माण हुआ। मेक इन इंडिया 2014। भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के मकसद से ये पहल शुरू की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, जीएसटी 2017, आयुष्मान भारत 2018। कुछ साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय जैसे सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019। उरी और पुलवामा आतंकी हमलों के जवाब में मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक करने का साहसिक निर्णय लिया, जिसने उनकी मजबूत नेता की छवि को और पक्का किया। अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण 2019। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। राम मंदिर का निर्माण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ मोदी ने इसके पहले चरण के उद्घाटन में मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि मंदिर का पूरा निर्माण कार्य अभी जारी है। मोदी ने विदेश नीति के मोर्चे पर काफी सक्रियता दिखाई। उनकी इंडिया फर्स्ट नीति ने भारत को एक आत्मविश्वास से भरे वैश्विक खिलाड़ी के रूप में पेश किया। G20 की सफल अध्यक्षता और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की भी सराहना हुई। इन उपलब्धियों ने नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक बना दिया। मोदी का प्रधानमंत्री कार्यकाल जितना उपलब्धियों से भरा रहा, उतना ही वो गहरे विवादों और तीखी आलोचनाओं से भी घिरा रहा। आर्थिक मोर्चे पर आलोचना। नोटबंदी 2016। 8 नवंबर 2016 को सरकार ने अचानक 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए। इसका मकसद काले धन पर लगाम लगाना बताया गया, लेकिन इस फैसले से देश में नकदी का संकट पैदा हो गया और अर्थव्यवस्था, खासकर छोटे व्यवसायों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि बाद में आरबीआई के आंकड़ों ने दिखाया कि बंद किए गए लगभग 99% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए, जिससे काले धन को खत्म करने के दावे पर गंभीर सवाल खड़े हुए। मोदी सरकार लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरी रही। आलोचकों ने आरोप लगाया कि सरकार पर्याप्त रोजगार पैदा करने में नाकाम रही। 2017-18 में बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। उनके कार्यकाल के दौरान बढ़ती महंगाई, खासकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों ने आम आदमी को परेशान किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और एनआरसी। सीएए को कई लोगों ने धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बताया, जिसके खिलाफ देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। जब इसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से जोड़कर देखा गया तो मुस्लिम समुदाय में डर फैल गया। हालांकि सरकार ने कहा कि राष्ट्रव्यापी एनआरसी पर अभी कई फैसले नहीं हुआ है, लेकिन इस संयोजन ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। किसान आंदोलन 2020-21। सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से ज्यादा समय तक प्रदर्शन करते रहे। किसानों को डर था कि इन कानूनों से एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ये मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़े आंदोलन में से एक। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को तीनों कानून वापस लेने पड़े, जिसे उनकी एक बड़ी राजनीतिक हार के तौर पर देखा गया। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप। आलोचक मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और सीबीआई जैसी संस्थाओं के काम में दखल देने और उन्हें कमजोर करने का आरोप लगाते हैं।
मीडिया की स्वतंत्रता और असहमति की आवाज को दबाने के आरोप भी अक्सर लगते रहे। उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर भी देखा जाता है जो सत्ता को अपने तक केंद्रित रखते हैं। यही वाद मोदी के शासन के दूसरे पक्ष को दिखाते हैं, जहां उनके समर्थक उन्हें एक निर्णायक नेता मानते हैं, वहीं आलोचक उन्हें एक ऐसे शासक के रूप में देखते हैं जिनके राज में भारत का लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए एक झटके की तरह थे। 400 पार के नारे के साथ चुनावी लड़ रही बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई और अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू जैसे सहयोगियों के समर्थन से उन्हें सरकार बनाई। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि तो है, लेकिन इस बार उनकी भूमिका बदल चुकी है। अब वो एक गठबंधन सरकार के मुखिया हैं। अब सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी की विरासत क्या होगी? इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा? एक तरफ उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाएगा जिसने स्वच्छता और डिजिटल पेमेंट जैसे मुद्दों को जन आंदोलन बनाया, अनुच्छेद 370 को हटाया और एक मजबूत विदेश नीति से भारत को दुनिया में एक नई पहचान दी। उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे नायक के रूप में देखते हैं जिसने भारत के सांस्कृतिक गौरव को फिर से जगाया। दूसरी तरफ उनकी विरासत पर 2002 के गुजरात दंगों का साया हमेशा रहेगा। उन पर भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप भी इतिहास का हिस्सा रहे। नोटबंदी और किसान आंदोलन जैसे फैसले उनके निर्णय लेने की शैली पर हमेशा सवाल उठाते रहे। नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आप पसंद करें या ना पसंद, पर आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि बदलते भारत की कहानी भी है। उसकी उम्मीदों, उसके विरोधाभास और उसकी चुनौतियों की कहानी। नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? आप उन्हें एक विकास पुरुष मानते हैं, एक विवादास्पद नेता? उनके किस फैसले ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? नीचे कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नरेंद्र मोदी का सफर वडनगर की गलियों से शुरू होकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंचा। ये एक असाधारण यात्रा है जो भारत के लोकतंत्र की ताकत और जटिलता दोनों को दिखाती है। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति के नियमों को फिर से लिखा, लेकिन साथ ही उन पर उन्हीं नियमों को तोड़ने के आरोप भी लगे। उनका सच किसी एक कहानी में नहीं, बल्कि इन सभी कहानियों के जोड़ में छिपा है। वो नायक भी है और खलनायक भी। ये देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। शायद यही उनकी अलग पहचान है, एक ऐसा नेता जिसे किसी एक खांचे में फिट नहीं किया जा सकता। और अंत में एक सवाल, क्या नरेंद्र मोदी वो नेता है जिसकी भारत को जरूरत थी, या वो नेता है जिसके भारत लायक था? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा। धन्यवाद।